स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आईटी लेक्चर सीरीज में हम अब स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 6, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ऑलरेडी लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 3 आप लोग का जो है 3 नहीं 4 ई कॉमर्स एंड इन गवर्नेंस पूरा मैंने इस पे अपलोड कर दिया है चैनल पे। आप लोग चाहिए तो उसे देख सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। उससे क्या होगा, आप लोग को 60 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा और 20 मार्क्स का एचटीएमएल जो फर्स्ट लेसन है वो पूरा कवर हो जाएगा आप लोग। तो उससे आप लोग धीरे धीरे सीख सकते हैं। आप लोग को सुनने से फायदा ये होगा कि आप लोग के ऑब्जेक्टिव्स पूरे एकदम अच्छे से कवर हो जाएंगे। किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को टीपीएस वगैरह की। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आपके टेक्स्ट बुक से ही पूछे जाते हैं, अंदर से पूछे जाते हैं, पीछे से नहीं। मतलब आप लोग के एक्सरसाइज जरूरी नहीं है यहाँ से, लेकिन जरूर पूछते हैं लेसन के अंदर से। तो आप लोग अगर लेसन ध्यान से सुनेंगे तो आप लोग को इजी पड़ेगा। पीपीटी से भी पढ़ा सकता था मैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पीपीटी में सिर्फ शॉर्ट में छोटा छोटा कर दूंगा। मैं लेसन से इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपकी टेक्स्ट बुक से ही, ताकि आप लोग को एकदम क्लियरली हर एक पॉइंट को समझा सकूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसी के अंदर से ही आएगा। ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पेंसिल ले लिया करो, टेक्स्ट बुक ले लिया करो और क्या कर लिया करो, नोट कर लिया करो। और लेक्चर पूरा ध्यान से डिस्ट्रैक्शंस हटा के एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देखो, ताकि आप लोग को दिमाग में बैठ जाए। या एक बार देख लो और 2, 3, 4, 5 बार उसको क्या कर लो, रीड कर लो। बहुत बड़े लेसन नहीं, बहुत छोटे छोटे लेसन से। ठीक है ना? तो आप लोग को याद रहेगा। तो अब ये स्टार्ट करना है हम लोग को एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये बहुत ही बड़ा स्कोप है इसका। अब हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे तो आप लोग को थोड़ा आइडिया आएगा। क्या लिखा है देखिए, इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, अभी का वर्ल्ड क्या है, बहुत कॉम्पिटिटिव है। वन हैज टू मैनेज द फ्यूचर ऑफ एन एंटरप्राइज मोर क्लेवरली। अपने बिजनेस के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को मैनेज करने के लिए हम लोग को बहुत क्लेवरली, बहुत ध्यान से, बहुत चालाकी से मैनेज करना पड़ता है। तो मैनेजिंग द फ्यूचर मींस मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे क्या बोला उसने, फ्यूचर मैनेज करने का मतलब क्या है, जो इंफॉर्मेशन आपके पास है। हर कंपनी के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है, तो उसको मैनेज करना रहता है। और जो कंपनी उसको मैनेज कर लेती है वो ही बहुत आगे सक्सेसफुल होती है। बड़ी बड़ी कंपनियों का सक्सेस का राज यही है, सबसे बड़ा। हाँ, बहुत सारे राज होते हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ा राज है। लार्ज एंटरप्राइज में जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। बड़ी कंपनी के पास बहुत सारा डेटा होता है। तो कंपनियों के पास बहुत सारा डेटा होता है, जैसे फाइनेंशियल डेटा, कस्टमर का डेटा होता है, परचेज डिटेल होता है, एम्प्लॉयज के बारे में डेटा होता है, और बहुत सारी चीजें दिया है वहां पे, एटसेट्रा। ओनली द ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कैन सक्सीड। जो कंपनियां इसका इस्तेमाल बेस्ट, अच्छे तरीके से कर लेती हैं इस डेटा का, वो ही बहुत सक्सेसफुल हो जाती है। आप लोग को पता है, इन दिस एज ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, जहां पे ऐसी एज चल रही है, ऐसा दौर चल रहा है जिसमें इंफॉर्मेशन का भंडार पड़ा हुआ है, एक्सप्लोजन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दिस ह्यूज इंफॉर्मेशन बाय पीपल अलोन। इसलिए इंसानों, सिर्फ इंसान मतलब कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ये सारा डेटा मैनेज नहीं कर सकता है, क्योंकि बुक्स वगैरह से यूज करेंगे तो हम लोग बहुत टाइम चले जाएगा हम लोग को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी कैन बी यूज फॉर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो हम लोग आईटी का यूज इसके अंदर कर सकते हैं डेटा को मैनेज करने के लिए। ठीक है ना? प्लानिंग करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा को अच्छे से, ऑफ एन एंटरप्राइज के। ठीक है ना? हेंस मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर मूविंग टू एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसलिए जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं सब ईआरपी की तरफ भाग रही है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की तरफ भाग रही है। जो बड़ा बड़ा पैकेज मिलता है, अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह की ईआरपी प्रोवाइड करती है। ठीक है ना? अभी इसमें टैली का भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, सैप का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ओरेकल है। तो आप लोग को आएगा लेसन में, आगे हम लोग को पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो पैकेजेस एज सोल्यूशन टू दैट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रॉब्लम। तो अलग अलग पैकेजेस यूज करती हैं ताकि वो लोग अपने इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सके और उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। ठीक है ना? तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग, व्हाट इज एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्या होता है? एंटरप्राइज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड अदर रिसोर्सेज वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन गोल। एंटरप्राइज क्या होता है? बहुत सारे लोग एक ही जगह पे काम करते हैं ताकि एक मकसद को हासिल कर सके। मतलब एक तरह से कंपनी को बोल सकते हैं या कोई और ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोल सकते हैं। एंटरप्राइज एक्ट एज अ सिंगल एंटिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट यूनिट्स बेस्ड ऑन द ऑपरेशन परफॉर्म इट। एक जो एंटरप्राइज होती है एक सिंगल एंटिटी होती है, मतलब एक सिंगल चीज होती है, बराबर ना? क्योंकि सब लोग मिल के काम करते हैं, मतलब एक ही चीज है वो। जैसे बोलते हैं ना एक क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट टीम क्या होती है? एक ही टीम क्या होती है? वो सब उसमें अलग अलग लोग होते हैं, डिपार्टमेंट हो सकते हैं, लेकिन एक एंटिटी है वो। ठीक है? सिंगल चीज है इंडियन क्रिकेट टीम, बराबर है? उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, फील्डिंग, बॉलिंग, बराबर ना, बैटिंग, तो अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, कीपिंग। क्लियर है? तो उसी इधर लिखा है कि डिफरेंट यूनिट्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट यूनिट बेस्ड ऑन द ऑपरेशन परफॉर्म इट। ऑपरेशन जैसे जैसे लोग काम करते हैं उसके हिसाब से अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड होती है, लेकिन होती है एक ही कंपनी। ठीक है ना? आगे लिखा है देखो, एन एंटरप्राइज में कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शन सच एज
जैसे अगर कोई कंपनी की बात करेंगे तो उसके अलग अलग सेक्शंस होते हैं। पहले क्या लिखा उसने, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। जैसे कंपनी क्या होती है, एक प्रोडक्ट बनाती है, जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं हीरो होंडा, बराबर, हीरो ले सकते हैं हम लोग, हीरो की जो बाइक बनती है, तो हीरो जो बाइक बनती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा उन लोग का, प्लानिंग का अलग डिपार्टमेंट होगा, सेल्स का डिपार्टमेंट अलग होगा, परचेज जो चीजें खरीदना है कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डिपार्टमेंट अलग होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट अलग होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी के बेस पे, कंपनी के नेचर पे। हर कंपनी अलग तरह के डिपार्टमेंट बनाती है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। Each department will have their own duties and responsibility and they are working to achieve the objective which is set for their enterprise, बराबर ना। तो हर डिपार्टमेंट का एक अलग अलग ड्यूटी है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक की एक अलग जिम्मेदारी है, बराबर ना। और हर एक कंपनी, हर जो डिपार्टमेंट है अपने अपनी तरह से वर्क करता है ताकि ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को, जो उनको टारगेट दिया है उसको क्या कर सके वो लोग अचीव कर सके। और सिंपल सी बात है, अगर वो लोग अपने टारगेट अचीव करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कंपनी का भी जो अचीव गोल होगा वो भी क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग व्हाट इज रिसोर्स। व्हाट इज रिसोर्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इन एंटरप्राइज। हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज होते हैं। मैन होता है, मटेरियल होता है, मतलब मैन मतलब ह्यूमंस होते हैं। मटेरियल को हम लोग को मैनेज करना पड़ता है, जो भी मटेरियल्स है। पैसे को मैनेज करना पड़ता है, मशीन भी हमारे तरह से क्या है, रिसोर्सेज है। तो ये सब क्या है, रिसोर्सेज में काउंट होते हैं। Information system can be designed for various departments for an enterprise so that accurate and timely data can be provided to concerned person. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम हम लोग को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए डिपार्टमेंट का, अलग अलग डिपार्टमेंट का, कि हम लोग क्या कर सके, डेटा को अच्छे से मैनेज कर सके कंसर्न डिपार्टमेंट के कंसर्न पर्सन को, बराबर ना। तो वहां पे लिखा है इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी डिजाइन फॉर वेरियस डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन सिस्टम बना सकते हैं एंटरप्राइज के लिए, ताकि हम लोग एक्यूरेटली और टाइमली डेटा अवेलेबल करा सकें जिस भी इंसान को। जैसे एग्जांपल, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूं और मुझे पता करना है कि पिछले साल ये पर्टिकुलर चीज पे कितना खर्चा हुआ था और इस साल कितना खर्चा हो रहा है। तो अगर मेरे पास डेटा मैनेजमेंट नहीं किया होगा मैंने, तो मुझे पता चल पाएगा क्या, नहीं पता चल पाएगा। तो मुझे वो पता करना पड़ेगा, बराबर ना। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए। अगर फटाक से मैं बुक्स ढूंढते बैठूंगा तो बहुत टाइम जाएगा, और कोई मेरे पास क्या बोलते हैं सिस्टम होगा जिससे हम पता कर सके, एप्लीकेशन या वगैरह, तो फटाक से पता चल सकता है। ठीक है ना। व्हाट इज प्लानिंग, तो प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू इंप्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस। ये तो आप लोग बहुत पढ़ते हैं, प्लानिंग मतलब हम लोग फ्यूचर के बारे में कुछ डिसाइड करते हैं एडवांस में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं, बराबर ना। तो वही लिखा है कि प्लानिंग हेल्प मैनेजर टू इंप्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। फ्यूचर परफॉर्मेंस, आने वाली परफॉर्मेंस को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं प्लानिंग के जरिए, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, टारगेट हमारा मकसद हम लोग डिसाइड करते हैं। फिर सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, वो मकसद हासिल करने के लिए क्या एक्शन हम लोग को करना चाहिए, क्या स्टेप उठाना चाहिए, वो हम लोग डिसाइड करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो जाए, बेनिफिट हो जाए। आगे लिखा है देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब ईआरपी पे आ गया, चैप्टर पे अब आया। अभी तक सिर्फ ओवरऑल बता रहा था कि एंटरप्राइज क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, वो सब बता रहे थे। अब चैप्टर के मेन मकसद पे आया। अब तो इन सम एंटरप्राइज डिफरेंट डिपार्टमेंट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, बराबर ना। हर एंटरप्राइज में क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली अलग अलग काम करता है। सो द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ईच डिपार्टमेंट मे बी अवेलेबल ओनली टू द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट एंड इट इज नॉट अवेलेबल टू द अदर डिपार्टमेंट। तो क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली काम करता है, अलग अलग काम करता है। तो जो डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन होती है वो हर डिपार्टमेंट अपने लिए प्रोड्यूस करता है, और वो सिर्फ अवेलेबल किसके लिए होती है, टॉप मैनेजमेंट, मतलब कंपनी के जो बड़े बड़े लेवल के लोग हैं वो लोग की वो इन्फॉर्मेशन पता होती है। बाकी लोगों को, जैसे एचआर डिपार्टमेंट है और बाजू में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो उसको नहीं पता है कि एचआर में क्या चल रहा है, प्रोडक्शन में क्या चल रहा है। ठीक है। इन फिगर देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द एंटरप्राइज। उसने फिगर दिखाया 6.2, उसमें बताया कि दो सेक्शन के बीच में कोई, मतलब दो अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। यहाँ पे देखो लिखा है उसने, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, फाइनेंस अलग कर रहा है, मार्केटिंग अलग कर रहा है, सेल्स अपना कर रहा है, प्रोडक्शन अपना कर रहा है, एचआर अपना है, सब अलग अलग, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट सब अपना अपना बिजी है, मस्त एकदम खुशी है। द ईआरपी सिस्टम ऑफन इंटीग्रेट्स अकाउंट्स, पेबल, स्टॉक कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमोटिव सिस्टम एंड कस्टमर डेटाबेस इन वन सिस्टम। लेकिन जो हम लोग का ईआरपी सिस्टम होता है वो सब क्या करता है, इसको इंटीग्रेट कर देता है, सबको मिक्स कर देता है एक जगह पे। उससे फायदा क्या होता है, वहां पे आप लोग को अभी पता चलेगा। देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं, ऊपर डायग्राम में नीचे लिखा है कम्युनिकेशन। तो सबका डेटा कहाँ पे है, एक ही जगह पे मिक्स है, सेंट्रल डेटाबेस बना देते हो। ठीक है। तो अब देखो क्या लिखा है, फॉर बेनिफिट्स, फॉर द बेटर बेनिफिट एंड एफिशिएंसी ईच डिपार्टमेंट मस्ट नो व्हाट द अदर डिपार्टमेंट आर डूइंग।
तो अगर हम लोग को ज्यादा बेनिफिट करना है कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, तो हम लोग के लिए जरूरी है कि हमको पता हो कि अलग जो डिपार्टमेंट है हमारा, दूसरे डिपार्टमेंट्स, वो लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग को पता होगा। जैसे एग्जांपल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा मुझे इतना सारा प्रोडक्शन करना है, लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए सामान लगेगा, सामान के लिए पैसा लगेगा, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास उतना पैसा ही नहीं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिसाइड कर लिया, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा अरेंज कहां से करेगा। तो अगर पता होगा तो वो उसको, अगर दोनों का डेटा इंटीग्रेट हुआ रहेगा तो सिंपल सी बात है, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसके लिए पैसा अरेंज करके दे देगा। तो फिर हम लोग की कंपनी क्या होगी, बहुत तेजी से तरक्की करेगी। अब सेल्स डिपार्टमेंट को पता चल गया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इतना सारा प्रोडक्शन करना है, कर रहा है, तो सेल्स डिपार्टमेंट उस हिसाब से मेहनत करेगा, तो फिर उस हिसाब से सेल्स होंगे, तो फिर क्या होता है, कंपनी ज्यादा तेजी से बढ़ती है। अगर सिस्टम क्या होगा, पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा सब डिपार्टमेंट का नॉलेज। एन एंटरप्राइज कैन बी कंसिडर एज अ सिस्टम एंड ऑल इट्स डिपार्टमेंट एड इट्स सब सिस्टम। तो एंटरप्राइज को क्या बोल सकते हैं हम लोग, पूरा सिस्टम बोल सकते हैं, और जो उसके अलग अलग डिपार्टमेंट उसको क्या बोल सकते हैं, सब सिस्टम बोल सकते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटरप्राइज कैन बी स्टोर्ड इन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट के इंफॉर्मेशन है वो एक ही सेंट्रल जगह पे, एक ही जगह पे क्या हो जाएंगे, पूरे स्टोर हो जाएंगे उसका डेटा पूरा। एंड इट इज अवेलेबल टू ऑल डिपार्टमेंट एज सीन इन 6.3। तो वो क्या हो जाएगा, ये जो डेटा है सेंट्रल डिपार्टमेंट का, सेंट्रल बेस में, बराबर ना, डेटा बेस में, वो सबको अवेलेबल है, इसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए फटाफट मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये हो गया हम लोग का ईआरपी के बारे में। अब क्या बताया वो देखिए। Conceptually, ERP replaces the old standalone computer system in each area of an enterprise such as finance, human resource, manufacturing, sales, etc. तो कॉन्सेप्चुअली अगर बात करेंगे तो ईआरपी क्या करता है, जो ओल्ड सिस्टम था कि हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग कंप्यूटर, अलग अलग जगह पे वो अपने कंप्यूटर में मैनेज करके रखते हैं पूरा डेटा। फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सब अपना डेटा अलग अलग सिस्टम में मैनेज करते हैं, बराबर ना। तो उसको क्या करने का, अब उसको थोड़ा अलग तरीके से करने का, विद अ सिंगल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट फैसिलिटेट वेरियस फंक्शनल मॉड्यूल्स। अब उसके बदले क्या आ जाएगा, एक सिंपल सिंगल सॉफ्टवेयर आ जाएगा, और उसमें अलग अलग फंक्शनल मॉड्यूल्स होंगे। मतलब अगर किसी को फाइनेंस में काम करना तो उसके लिए मॉड्यूल अलग है, उसका तरीका थोड़ा अलग है, उसका सिस्टम, उसका डिजाइन थोड़ा अलग रहेगी। प्रोडक्शन के लिए सिंपल सी बात है, उसका लेआउट वगैरह अलग रहेगा, क्या एंट्री करना है, कैसा करना है, लेकिन उसका डेटा जो जमा होगा सब एक ही जगह पे जमा होगा। किसी को कुछ चाहिए तो वहां से सिस्टम में डालेगा, फटाक से डेटा निकाल लेगा। क्लियर है? तो लिखा देखिए यहाँ पे, thus employees in any department get the required information related to the activities of the respective department। अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की, मतलब उसके खुद के डिपार्टमेंट की उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी क्या कर सकता है, बैठे बैठे निकाल सकता है, क्योंकि अब कंपनी बहुत बड़ी होती है, तो उसको अगर पर्टिकुलर अपने ही डिपार्टमेंट कुछ नॉलेज निकालना है या पुराना निकालना है तो फटाक से निकाल लेगा सिस्टम से मैनेज करके। इन एडिशन टू दिस द इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल अक्रॉस द डिपार्टमेंट, और उसके डिपार्टमेंट की नॉलेज तो मिल सकती है, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट की नॉलेज भी चाहिए उसे तो ले सकता है। दूसरा डिपार्टमेंट वाला ये डिपार्टमेंट की नॉलेज चाहिए, प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट के फाइनेंस को चाहिए, फाइनेंस के प्रोडक्शन को चाहिए, तो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इस डेटाबेस सिस्टम के हिसाब से, ईआरपी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, फाइनेंस डिपार्टमेंट कैन यूज द ईआरपी टू सी इफ एनी सेल्स ऑर्डर हैज बीन शिप्ड। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या देखेगा कि सेल्स ऑर्डर, सेल्स डिपार्टमेंट का देखेगा कि कोई सेल्स ऑर्डर शिप किया हुआ है कि नहीं फ्रॉम द वेयर हाउस, सो एज टू मेक फर्दर पेमेंट्स, ताकि उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, बराबर ना। तो ये सब उसको देखना पड़ता है। ये हो गए हम लोग के कुछ कॉन्सेप्ट्स जिसमें आज हम लोग ने पढ़े कि प्लानिंग क्या होता है, रिसोर्सेस क्या होता है, एंटरप्राइज क्या होता है, और फिर थोड़ा सा ईआरपी के बारे में देखें। तो ये हो गया हम लोग का आज का वीडियो फिनिश। अगले वीडियो में हम लोग दो टॉपिक देखेंगे, फंक्शन ऑफ ईआरपी देखेंगे और डिफरेंट मॉड्यूल्स देखेंगे, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ ईआरपी और ईआरपी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज देखेंगे कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज है, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, फंक्शनल यूनिट्स हैं ईआरपी के अंदर, और क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, वो हम लोग थोड़ा बहुत उसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।